नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं बायोलॉजी का क्लास 11 का जो चैप्टर है हमारा कोशिका, जीवन की इकाई मीन सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ का भाग 5वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने राइबोसोम एवं अंतःसमावेशन कण यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना था। हमने जाना था कि यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग आपस में मिलकर कोशिका के कार्यों को नियंत्रण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी यूकैरियोटिक कोशिका की एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कोशिका झिल्ली, द्रव मोज़ेक मॉडल, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन और परासरण के बारे में जानेंगे। कोशिका झिल्ली, सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के परिचय को देखते हैं। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान मिला। लाल रक्त कणियों पर रासायनिक अध्ययन किया गया। जीव द्रव झिल्ली की संरचना की जानकारी प्राप्त हुई। कोशिका झिल्ली के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रगति हुई। देखिए बच्चों, आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विकास हुआ, जब ये विकसित किया, तब वैज्ञानिकों कोशिका झिल्ली की सूक्ष्म और विस्तृत संरचना समझ में आई। लाल रक्त कणिकाओं पर रासायनिक अध्ययन किए गए, जिससे यह पता चला कि कोशिका झिल्ली केवल एक परत नहीं बल्कि एक जटिल संरचना है। आपको पता होगा कि जो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आ सकते एग्जाम में कि कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन पॉइंट हमारा पर ये होता है कि क्या कोशिका भित्ति मीन सेल वॉल और कोशिका झिल्ली एक ही होती है? तो ये नहीं, कोशिका झिल्ली अलग होती है और कोशिका भित्ति वो अलग होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि कोशिका झिल्ली की रासायनिक संरचना मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी। मुख्य लिपिड फॉस्फोलिपिड दो सतहों में व्यवस्थित, ध्रुवीय शिरा बाहर की ओर, जलभीरु पुष्प अंदर की ओर। अद्रव्यु पुष्प जल से सुरक्षित रहती है। झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब सेकंड स्लाइड को अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की बनावट की। ठीक है, ये कैसे बने होते हैं? मुख्य रूप में ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। तो तुम याद आप लोग को आराम से करना है कि ये बना रहेगा लिपिड से प्लस प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन से बना होगा। कौन? कोशिका झिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण लिपिड है जो कि फॉस्फोलिपिड, जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड के दो परतें व्यवस्थित होते हैं। इसका मुख्य ध्रुव जो होगा वो पोलर हेड होगा। ठीक है, और बाहर की ओर जलभीरु जो एक पूंछ की तरह होगी, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये अंदर की ओर रहता है। जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की ओर रहेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात ये है, एक और बात है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसमें कोलेस्ट्रॉल झिल्ली को स्थिर बनाता है। इसका जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो झिल्ली को स्थिर बनाएगा, मूव नहीं करवाता है। कन्फ्यूजन पॉइंट ये होता है कि जब जलभीरु पुष्प पानी से दूर क्यों रहती है? क्योंकि वह पानी में घुल नहीं पाती, इसके कारण वो पानी से दूर रहती है। जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि जो ऊपर वाली हेड वाली हिस्से है वो हाइड्रोफिलिक हेड है,
नीचे वाला हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। इसमें दो होता है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। तीसरा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, ठीक है। ये समझते हैं। झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में अनुपात अलग अलग। इरिथ्रोसाइट झिल्ली में 52% प्रोटीन, इरिथ्रोसाइट झिल्ली में 40% लिपिड। झिल्ली की संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। अब आप समझिए कि जो हमारा कोशिका झिल्ली में केवल लिपिड ही नहीं बल्कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। वो चीज़ याद रखना है। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है भी पाया जाता है। हर कोशिका में इनका अनुपात हमेशा अलग अलग हो सकता है। जैसे आप लाल रक्त कणिका की झिल्ली में देख लो, वहाँ पर आपको 52% प्रोटीन मिलेगा और 40% लिपिड मिलेगा। तो ये रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका क्या था कि आरबीसी जो होगा, आरबीसी उसमें देखो अलग मिलेगा। 52% जो हमारा है वो प्रोटीन रहेगा प्लस 40% हमारा लिपिड, ये इसमें होगा। तो हमें ये भी जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की पहचान में हमेशा मदद करता है। और आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि क्या सभी कोशिकाओं में प्रोटीन की प्रतिशत समान होता है? नहीं, उसमें कभी भी समान नहीं होगा। वो अलग अलग होते हैं उनके प्रोटीन और लिपिड का मात्रा। अब आगे जानेंगे कि झिल्ली में प्रोटीन के प्रकार। झिल्ली में हमारा प्रोटीन का प्रकार कैसा होता है? प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होगा परिधेय प्रोटीन, झिल्ली के स्तर पर होते हैं। दूसरा अंगभूत प्रोटीन, आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। दोनों झिल्ली के कार्य में सहायक होते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, झिल्ली के प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। इसको तो हम आपको याद रखना है कि इसके प्रोटीन क्या होंगे, दो प्रकार का होगा, ठीक है। पहला होगा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। पहला क्या होगा? पेरिफेरल। पहला पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा जो होगा वो होगा इंटीग्रल प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन के प्रकार हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो झिल्ली के सतह पर पाए जाते हैं, ये हमारा ऊपर का सतह पे पाया जाएगा। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो झिल्ली में आंशिक व पूर्ण रूप से धसे होते हैं। दोनों प्रोटीन झिल्लियों के कार्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और उपयोगी होती है। जो हमारा अंगभूत प्रोटीन परिवहन में सहायता करता है। तो हमारा जो अंगभूत प्रोटीन है, ये जो अंगभूत प्रोटीन है ये हमें क्या में सहायता करता है? परिवहन में। परिवहन, ठीक है, परिवहन में हमारा सहायता करता है। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें भी आ सकता है आपके लिए, क्या परिधीय प्रोटीन झिल्ली के अंदर धसे होते हैं? नहीं, ये झिल्ली के अंदर धसे नहीं होते हैं। दूसरा, तरल क्रीमीय नमूने मीन्स 1972 में इसका क्या हुआ था वो जानते हैं। 1972 मीन्स 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल क्रीमीय नमूना कहलाता है। व्यापक रूप से स्वीकार किया गया फॉस्फोलिपिड अर्धतरलीय प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन झिल्ली में पार्श्वगत गति कहते हैं। गति झिल्ली की तरलता पर निर्भर करती है। आप समझिए, इस मॉडल के बारे में आपको मैं बताती हूँ। 1972 में एक सिंगर और निकोलसन दोनों नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तरल क्रीमीय का नमूना दिया जिसको हम लोग फ्लूइड मॉशिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो फॉस्फोलिपिड अर्ध तरल होते हैं और प्रोटीन झिल्ली में पार्श्व गति मीन्स लैटरल मूवमेंट करते रहते हैं। इसी कारण झिल्ली लचीला भी होता है।
यह मॉडल आज सबसे अधिक स्वीकार किया गया है, मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया है इस मॉडल को। एक थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग है कि क्या प्रोटीन स्थिर रहता है? नहीं, इसमें प्रोटीन जो हमारा स्थिर नहीं रहेगा। अब ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, एक हमारा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके बारे में बताते हैं। ये कोशिका के बाहर मौजूद द्रव हैं। साइटोप्लाज्म का काम है कोशिका के अंदर का द्रव, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं ये। फिर हमारा है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये कोशिका झिल्ली की दोहरी लिपिड परत करता है, ठीक है। अब फिर है हमारा फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूलर, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो, ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स, झिल्ली बनाने वाली मूल इकाई है ये। फिर है हमारा हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो आप देख सकते हो, हाइड्रोफोबिक टेल्स इधर, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो है पानी से बचने वाले पूंछ अंदर की ओर जाते हैं, उसका काम करेगा। फिर है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का काम है झिल्ली के अंदर धंसा हुआ प्रोटीन होता है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन हो गया वो। फिर आपका है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है। ये जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है वो झिल्ली को पार करने वाला विशेष प्रोटीन होते हैं। फिर है प्रोटीन चैनल, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पदार्थों को अंदर बाहर ले जाने का रास्ता बनाता है। फिर इसमें है सरफेस प्रोटीन, देख रहे होगे, ये जो यहाँ पर है, ये जो सरफेस प्रोटीन है, ये झिल्ली की सतह पर स्थिर प्रोटीन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि आपका झिल्ली से जुड़ा रहता है, बट वो लेकिन धंसा नहीं रहता। फिर है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो गोल आकार का कार्यशील प्रोटीन होता है। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पहचान में सहायक करती है। फिर एक ग्लाइकोलिपिड, जो कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कोशिका पहचान में मदद करती है। फिर आपका है कार्बोहाइड्रेट चेन, जो आप देख सकते हो इसमें भी है, वो क्या करता है? कोशिका की पहचान और संरचना में सहायता करती है। कोलेस्ट्रॉल झिल्ली को मजबूत और स्थिर बनाता है। फिलामेंट और साइटोस्केलेटन झिल्ली के सहारा देने वाली संरचना है। आगे पढ़ेंगे कि झिल्ली की तरलता का महत्व। झिल्ली की तरलीय प्रकृति महत्वपूर्ण है। कोशिका विद्युति में सहायक, अंतर कोशिकाएं संयोजन निर्माण में सहायक। फिर है श्वसन एवं सहायक, अंतर कोशिका में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, तरलता में झिल्ली का कार्य बेहतर। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। जो झिल्ली की तरलता है मीन्स फ्लूइडिटी जो है, कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी कोशिका में वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन मीन्स इंट्रासेलुलर जंक्शन, और आपका है स्रवण मीन्स सिक्रेशन, और कोशिका विभाजन संभव होता है इसी के कारण। अधिक ठंडी तापमान पर झिल्ली बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। और आपको एक बात पता होगा, क्या तरलता कम होने पर कोशिका कार्य करेगी, कार्य प्रभावित हो जाता है, मतलब वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उनको तरलता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वां स्लाइड है कि निष्क्रिय परिवहन व पराशरण, ठीक है। अब ये समझो कि झिल्ली चयनित परागमय होती है, कुछ अणु बिना ऊर्जा के गुजरते हैं, इसे हम लोग निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। साधारण विसरण उच्च से निम्न साधनता की ओर होता है। जल का विसरण परासरण करता है। ध्रुवीय अणुओं के लिए वाहक प्रोटीन आवश्यक होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली चयनित परागमय है, मीन्स कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है। बहुत पदार्थ बिना ऊर्जा के गुजरते हैं, इसे निष्क्रिय परिवहन मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाना, मतलब कि आप विसरण, डिफ्यूजन की बात कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहलाता है। जल का विसरण परासरण ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ध्रुवीय में अणुओं के लिए वाहक प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या निष्क्रिय परिवहन एटीपी लगाता है? नहीं, वो कभी भी आपका एटीपी का नहीं लगाएगा। ठीक है। 8वां है हमारा सक्रिय परिवहन। ये क्या होता है? कुछ अणु निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। सांद्रता पर प्रवणता के विपरीत परिवहन होता है। ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। एटीपी का प्रयोग होता है। इसे हम लोग सक्रिय परिवहन कहते हैं। पंप की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोडियम आयरन और पोटाशियम आयरन पंप। देखिए, जब पदार्थ निम्न से उच्च की तरफ मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो उसे हम लोग सक्रिय परिवहन कहते हैं, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा आधारित होती है और इसमें एटीपी का प्रयोग होता है। यह पंप की तरह कार्य करता है। उदाहरण में आप सोडियम पोटाशियम पंप भी ला सकते हैं। यह पंप तंत्रिका कोशिका में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहता है। क्या सक्रिय परिवहन बिना ऊर्जा का हो सकता है? नहीं, ये बिना ऊर्जा का नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति, अंतःझिल्ली तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। धन्यवाद।